क्या मध्य पूर्व में शांति संभव है? इस हफ्ते कुछ खबरें आई जो कहती हैं कि शायद हाँ, और आपने इसे तेल की कहानी माना होगा। पर ये सिर्फ वित्तीय घोषणा से कहीं ज्यादा अहम है। मध्य पूर्व में बदलाव आ रहा है जो ईरान से जुड़ा नहीं है। ये मिराकेश शॉन जेएनएस टीवी है। चलिए शुरू करते हैं। तो 1 मई 2026 को संयुक्त अरब अमीरात ने 59 वर्षों की सदस्यता के बाद आधिकारिक रूप से ओपेक से आधिकारिक रूप से अलग हो गया। ये बहुत बड़ी बात है। ये जानने के लिए कि ऐसा क्यों हुआ, हमें शुरुआत से देखना होगा, क्योंकि ओपेक के बारे में सबने सुना है, पर बहुत कम लोग इसे समझते हैं। ओपेक का मतलब है पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। ये 1960 में 5 सदस्यों द्वारा स्थापित किया गया था। इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरब और खास तौर पर वेनेजुएला। ये बात तुरंत ध्यान देने योग्य है कि ये सिर्फ एक पूरी तरह से अरब संगठन नहीं है। ये एक तेल संगठन है और ये अंदर बहुत बड़ा फर्क लाता है। लेकिन हम एक पल में फिर से इस पर लौटेंगे। ओपेक का आधिकारिक घोषित उद्देश्य सदस्य देशों की पेट्रोलियम नीतियों का समन्वय और एकीकरण है और उनके हितों की व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से रक्षा करने के सर्वोत्तम तरीकों का निर्धारण करना। इसका मतलब है कि ओपेक देश मिलकर तय करते हैं कि कौन सा देश कितना तेल बनाएगा ताकि वैश्विक कीमत अपने फायदे के लिए नियंत्रित कर सके। ये कैसे काम करता है? तेल वो वस्तु है जिसे अर्थशास्त्री कमोडिटी कहते हैं, यानी जो कहीं से भी खरीदे लगभग एक जैसी मिलती है, जैसे गेहूं या सोना। तो इसकी कीमत वैश्विक स्तर पर मांग और आपूर्ति से तय होती है। अगर बाजार में तेल ज्यादा है तो कीमतें गिर जाती हैं। अगर बाजार में तेल कम है तो कीमतें बढ़ जाती हैं। लेकिन तेल सिर्फ ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ये पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था की सबसे बुनियादी वस्तुओं में से एक है। ये प्लास्टिक और उर्वरकों, दवाओं में इस्तेमाल होता है और ये उन जहाजों को ऊर्जा देता है जो हर उत्पाद को समुद्र पार ले जाते हैं। ये फैक्ट्रियां आपकी हर चीज बनाती हैं। तेल महंगा होने पर हर चीज के उत्पादन और शिपिंग की लागत बढ़ जाती है। तेल की कीमतों में अचानक बढ़ोतरी चीजों को महंगा करने का तेज तरीका है और ये दुनिया भर में आर्थिक विकास को धीमा कर देती है। तो अगर आपके पास इस वस्तु यानी तेल और गैस का विशाल भंडार है, तो आपके पास असाधारण शक्ति होती है। लेकिन तभी जब आप सब मिलकर तालमेल बनाएं। अगर सब अपनी मर्जी से ज्यादा तेल निकालें तो बाजार में तेल बढ़ जाता है, कीमतें गिरती हैं और सबको कम पैसे मिलते हैं। यही ओपेक के पीछे की सोच है। अगर आप साथ में उत्पादन करते हैं, साथ में सीमित करते हैं, साथ में कीमत तय करते हैं, तो साथ में मुनाफा भी कमाते हैं। संस्थापक सदस्य दुनिया के लगभग आधे तेल उत्पादन को नियंत्रित करते थे। इसलिए अगर वे उत्पादन घटाते तो वैश्विक कीमतें काफी बदल सकती थी। पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर जबरदस्त नियंत्रण, और ये एक कार्टेल के हाथों में है। ओपेक। देखिए, इस कार्टेल को हर कोई खास पसंद नहीं करता और सालों में इसे कई बड़े झटके लगे हैं। पहला झटका तब आया जब 2000 के दशक में अमेरिका की ऊर्जा कंपनियों ने फ्रैकिंग तकनीक विकसित की, जिससे भूमिगत चट्टानों से तेल और गैस निकाला गया। इसका नतीजा एक ऊर्जा क्रांति के रूप में निकला, जिसने संयुक्त राज्य अमेरिका को धरती के सबसे बड़े तेल उत्पादकों में से एक बना दिया, जो सऊदी अरब से भी बड़ा है और वास्तव में रूस से भी बड़ा है। इसके जवाब में ओपेक ने 2016 में विस्तार करने का फैसला किया और ओपेक प्लस के नाम से जाना जाने लगा, जिसमें दर्जनों अतिरिक्त देशों को शामिल किया गया, सबसे महत्वपूर्ण रूप से रूस को, ताकि वे मिलकर उत्पादन में कटौती का समन्वय कर सके। अब आपके पास रूसी और अरब देश तेल के मुद्दे पर पश्चिमी गोलार्ध के खिलाफ एकजुट हो गए हैं। दूसरा बड़ा झटका 2019 में आया जब कतर ने ओपेक छोड़ने का फैसला किया। तीसरा झटका तब लगा जब अमेरिका ने इस साल की शुरुआत में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को सत्ता से हटा दिया। वेनेजुएला ओपेक के 5 संस्थापकों में से एक है और उसके पास दुनिया का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार है। अब वेनेजुएला वॉशिंगटन से धीरे धीरे जुड़ रहा है, जिससे सऊदी रूसी उत्पादन समन्वय के लिए दीर्घकालिक खतरा पैदा हो रहा है, जिसने पिछले एक दशक से वैश्विक तेल बाजारों को आकार दिया है। इस हफ्ते जब यूएई बाहर चला गया, तब तक ओपेक पहले ही 3 दिशाओं से एक साथ घिरे हुए संगठन के रूप में था। यूएई का बाहर होना ओपेक के अंत की शुरुआत नहीं, बल्कि शायद अंत का अंत है। और ये सिर्फ यूएई नहीं कर रहा। जब आप पीछे हटकर देखें कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने वैश्विक तेल बाजार में किस तरह से अपना प्रभाव स्थापित किया है, तो तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि अमेरिका पहले से ही दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक है और उसने वेनेजुएला पर भी अपना प्रभाव गहरा कर लिया है। और अब उसके सबसे करीबी अरब सहयोगियों में से एक यूएई ने भी ओपेक से बाहर निकलकर अपनी उत्पादन रणनीति को अमेरिकी आर्थिक हितों के साथ जोड़ लिया है। संयुक्त अरब अमीरात यूएई उन्होंने ओपेक छोड़ने का निर्णय लिया। आप इसके बारे में क्या सोचती हैं?
अमेरिका, यूएई और अपोस्टोला वेनेजुएला मिलकर तेल उत्पादन और भंडार का इतना बड़ा आधार बनाते हैं कि ओपेक के बाकी सदस्य मिलकर भी उसके सामने छोटे पड़ जाते हैं। हम ये दिखावा नहीं करने वाले कि अब रूस और सऊदी अरब एक तरफ और यूएई व पश्चिम दूसरी तरफ। कोई सटीक बंटवारा है, लेकिन कुछ बहुत गंभीर बदलाव हो रहा है। बाजार अब भी अस्थिर है और गहराई से जुड़ा हुआ है। लेकिन 1960 के दशक के बाद पहली बार रुझान निर्णायक रूप से उस कार्टेल से दूर जा रहे हैं जो तेल की कीमतों को नियंत्रित करता है, और एक अधिक पश्चिमी संरेखित ऊर्जा व्यवस्था की ओर बढ़ रही है। ये एक महत्वपूर्ण बदलाव है, भले ही इसे पूरी तरह से साकार होने में वर्षों लग जाएं। समझने के लिए कि ये क्यों महत्वपूर्ण है, आपको जानना होगा कि ओपेक एक आर्थिक संगठन माना जाता है। अब तक हमने ज्यादातर वित्तीय शब्दों का ही उपयोग किया है, लेकिन बहुत ही शुरुआत से इसका वास्तव में इस्तेमाल एक राजनीतिक हथियार के रूप में किया गया था। इसके दो अहम उदाहरणों का इस्तेमाल पश्चिमी हितों को कमजोर करने के लिए किया गया है, खासकर उन अरब देशों द्वारा जो इन हितों से मेल नहीं खाते। अक्टूबर 1973 में मिस्र और सीरिया ने इजराइल पर अचानक हमला किया, योम किपुर के दिन, जो यहूदी कैलेंडर का सबसे पवित्र दिन है, और इसने इजराइल को पूरी तरह से चौंका दिया। इसके बाद जो हुआ वो इजराइल द्वारा लड़े गए सबसे भीषण युद्धों में से एक था। 3 हफ्तों में उसने स्वेज नहर पार की, मिस्र की सेना को घेरा और युद्ध की दिशा बदल दी। अमेरिका और सोवियत संघ को हस्तक्षेप कर युद्ध विराम के लिए बातचीत करनी पड़ी, इससे पहले कि इजराइल पूरी तरह जीतता। इजराइल ने जीत हासिल की, अरब सेनाएं हार गईं। लेकिन ओपेक के अरब सदस्य सऊदी अरब, कुवैत, यूएई, कतर, लीबिया, इराक और अल्जीरिया ने तय किया कि इस हार का जवाब वे पश्चिमी देशों के खिलाफ आर्थिक युद्ध से देंगे। उन्होंने अमेरिका, कनाडा, जापान, नेदरलैंड और यूनाइटेड किंगडम पर तेल प्रतिबंध लगाया, जो इजराइल के समर्थक थे, और हर महीने तेल उत्पादन 5% घटाने की घोषणा की जब तक उनकी मांगें न मानी जाएं। परिणाम विनाशकारी रहा। तेल की कीमतें रातों रात 4 गुना बढ़ीं और अमेरिका में पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लग गईं। लोगों को अपनी गाड़ियों में पेट्रोल भरवाने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता था, और ये भी उनकी गाड़ी के नंबर प्लेट के हिसाब से, कभी विषम तो कभी सम तारीखों पर ही पेट्रोल मिलता था। मुद्रास्फीति अचानक बढ़ी और आर्थिक विकास रुक गया, जिससे स्टैगफ्लेशन यानी ऊंची मुद्रास्फीति और आर्थिक ठहराव पैदा हुआ। पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं को उबरने में कई साल लगे। अरब देश अपनी राजनीतिक मांगें पूरी नहीं कर पाए, आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि बड़ी आबादी वाले ओपेक देशों के लिए लंबे समय तक उत्पादन घटाना संभव नहीं था। तेल की ऊंची कीमतें प्रतिबंध हटने के बाद भी काफी समय तक रहीं। सस्ती और स्थिर ऊर्जा का वो दौर जिसने पश्चिमी देशों के युद्धोत्तर आर्थिक उछाल को ऊर्जा दी, अब खत्म हो चुका था। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ओपेक ने अपने तेल के प्रभाव का इस्तेमाल राजनीतिक एजेंडा के लिए करने का फैसला किया। उन्होंने तेल पर नियंत्रण को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया ताकि वे दुनिया को इजराइल के युद्ध जीतने की सजा दे सकें, और कई तरीकों से ये सिलसिला अभी भी जारी है। 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला किया। रूस ओपेक प्लस में है। तब पश्चिमी देशों ने तुरंत प्रतिबंध लगाने की कोशिश की। ओपेक ने उत्पादन घटाने का फैसला किया, जिससे दाम ऊंचे रहे, जबकि पश्चिमी देश कीमतें कम रखना चाहते थे ताकि मॉस्को पर आर्थिक दबाव बनाए रख सके और युद्ध रोका जा सके। ओपेक ने पश्चिमी देशों के एक विदेश नीतिक उद्देश्य को कमजोर करने के लिए तंत्र की तरह काम किया, जैसा 1973 में हुआ था। कार्टेल के राजनीतिक और आर्थिक हित जुड़े रहते हैं, जो हमेशा लोकतांत्रिक दुनिया से मेल नहीं खाते। यही असहमति आंशिक रूप से वजह है कि यूएई 59 साल बाद ओपेक छोड़ रहा है, क्योंकि ये रिश्ता बहुत लंबे समय से लगातार असहज होता जा रहा था। लेकिन ये समझने के लिए कि ये रिश्ता असहज क्यों हो गया है, आपको ये समझना होगा कि यूएई असल में है क्या। संयुक्त अरब अमीरात 7 अमीरातों का संघ है, जो 1971 में राष्ट्र बना और ओपेक का सदस्य बना, क्योंकि उनमें से एक पहले से ओपेक में था। ये कहानी फिर कभी बताएंगे। लेकिन यूएई को लगभग हर दूसरे ओपेक सदस्य से सचमुच अलग बनाने वाली बात यही है। पिछले 3 दशकों में संयुक्त अरब अमीरात और खासकर दुबई ने एक रणनीतिक फैसला लिया कि वे ऐसी अर्थव्यवस्था बनाएंगे जो मुख्य रूप से तेल पर निर्भर ना हो। उन्होंने पर्यटन, वित्त, व्यापार, रियल एस्टेट, तकनीक, लॉजिस्टिक्स में बड़ा निवेश किया, और इसका नतीजा ये है कि आज दुबई दुनिया के सबसे अधिक देखे जाने वाले शहरों में से एक है। यहाँ दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक है, एक वैश्विक वित्तीय केंद्र है, और ये वो जगह है जहाँ 200 से अधिक राष्ट्रीयताओं के लोग रहते और काम करते हैं। उन्हें दुबई में कम टैक्स, व्यापार के अनुकूल नियम और जीवन की वह गुणवत्ता आकर्षित करती है जो दुनिया में लगभग कहीं भी टक्कर दे सकती है, बल्कि कई जगहों से बेहतर है। इसका मतलब है कि यूएई की आर्थिक स्थिति अब एक बैरल तेल की कीमत से कहीं ज्यादा वैश्विक आर्थिक विकास से जुड़ी हुई है, और इससे सऊदी अरब के साथ एक बुनियादी हितों का टकराव पैदा होता है, जिसकी अर्थव्यवस्था विविध नहीं है और जो अपनी सरकार को चलाने के लिए तेल की आमदनी पर निर्भर है,
और अपने राष्ट्रीय बजट को संतुलित करने के लिए लगभग $80 प्रति बैरल से ऊपर की कीमतों की जरूरत होती है। यूएई का ओपेक छोड़ना उसकी कई सालों की गतिविधियों में साफ दिखता है। उन्होंने तेल उत्पादन क्षमता को 4.8 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक बढ़ाने के लिए $150 अरब का निवेश किया है। वे ऐसा क्यों करेंगे जब ओपेक कोटा के तहत उन्हें सिर्फ 3.2 मिलियन बैरल प्रतिदिन उत्पादन की अनुमति है? जो वे कर सकते हैं और जो करने की अनुमति है, उनमें 30% का अंतर रोज भारी रकम गवा देता है। ये करना ओपेक कार्टेल के आदेश पर है। ये तनाव कई साल से बढ़ रहा था और यूएई इससे निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था। इसके बाद ईरान से युद्ध छिड़ गया। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत ईरान पर संयुक्त हमला किया, लेकिन ईरान ने इजराइल और अमेरिका के खिलाफ मुख्य रूप से जवाबी कार्रवाई नहीं की। ईरान की सबसे भारी जवाबी कार्रवाई कई मायनों में खाड़ी के अरब देशों के खिलाफ हुई। वही देश जिन्होंने वर्षों तक ईरान के साथ राजनयिक संबंध बनाने की कोशिश की थी, वार्ताओं की मेजबानी की थी, गुप्त बातचीत को आसान बनाया था, यहाँ तक कि उनके साथ सामान्यकरण समझौते भी किए थे। यूएई ने तेहरान में अपना दूतावास फिर से खोल लिया था और ईरान के साथ महत्वपूर्ण आर्थिक संबंध बनाए रखे थे, आंशिक रूप से एक वास्तविक राजनयिक प्रयास के रूप में और आंशिक रूप से एक खतरनाक पड़ोस में बीमा पॉलिसी के रूप में, क्योंकि उन्हें अपने तेल निर्यात के लिए ईरान की जरूरत है। 2023 में सऊदी अरब ने चीन की मध्यस्थता में ईरान से मेल मिलाप समझौता किया था। कतर ईरान और अमेरिका के बीच अप्रत्यक्ष परमाणु वार्ता करा रहा था, फिर भी ईरान ने उस पर बमबारी कर दी। युद्ध की शुरुआत में ईरान ने खाड़ी अरब देशों पर इजराइल से करीब दोगुनी संख्या में बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, जिस देश को वो अपना मुख्य दुश्मन बताता था। सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी में आग लगा दी गई थी। ईरान ने 9 अप्रैल तक 537 बैलिस्टिक मिसाइलें और 2000 से ज्यादा ड्रोन दागे थे। ये बहुत ही पागलपन है और ये सिर्फ यूएई पर ही था। उन्होंने 13 लोगों की हत्या की और 200 से ज्यादा नागरिकों को घायल किया, जो दर्जनों राष्ट्रीयताओं के थे। उस देश में जिसका ईरान पर हमलों से कोई संबंध नहीं था, बस उसका इजराइल से शांति समझौता था। रिहायशी इमारतों, पाम जुमेरा के होटलों और दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कई बार हमले हुए। कतर की उस तरलीकृत प्राकृतिक गैस सुविधा पर हमला हुआ जो दुनिया के सबसे बड़े उत्पादन स्थलों में से एक है, और कतर एनर्जी ने एनएलएनजी उत्पादन पूरी तरह रोक दिया। फिर ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य बंद कर दिया, जिससे हम इस कहानी के सबसे अहम भौगोलिक हिस्से पर पहुंचते हैं। ये जलडमरू मध्य उत्तर में ईरान और दक्षिण में ओमान के बीच स्थित है। अगर आपने इसके बारे में नहीं सुना तो जान ले। अपने सबसे संकरे हिस्से में ये केवल 21 मील चौड़ा है। धरती पर जितना भी तेल और गैस खपत होती है, उसका 20% यानी लगभग 2.1 करोड़ बैरल तेल प्रतिदिन इसी जलडमरू मध्य से होकर गुजरता है। सऊदी अरब, इराक, कतर, यूएई से लेकर एशिया, यूरोप और उससे आगे के बाजारों तक। जब ईरान ने इस जलडमरू मध्य से आवाजाही को सीमित किया, तो उसने इसे पूरी तरह से बंद नहीं किया, लेकिन उसे इसकी जरूरत भी नहीं थी। आवाजाही सीमित होने से जहाजों का बीमा महंगा हुआ, कई शिपिंग कंपनियों ने रास्ते बदल दिए और तेल का प्रवाह घट गया, जिससे तेल की कीमतें बढ़ने लगी। वे $110 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गईं और अमेरिका में गैस की कीमतें $4 प्रति गैलन से ऊपर हो गईं। वैश्विक अर्थव्यवस्था को असली दर्द महसूस हुआ। यूएई के पास विकल्प है। वे अपने फुजैरा बंदरगाह पर एक पाइपलाइन बना रहे हैं जो ओमान की खाड़ी में जलडमरू मध्य के बाहर स्थित है, लेकिन वो पाइपलाइन केवल लगभग 1.7 मिलियन बैरल प्रतिदिन ही संभाल सकती है, जबकि उनकी महत्वाकांक्षा 5 मिलियन बैरल प्रतिदिन उत्पादन करने की है। यूएई खुद को दोनों ओर सीमित पाता है। एक तरफ कार्टेल उसे और ज्यादा उत्पादन नहीं करने दे रहा था, दूसरी ओर ईरान ने निर्यात मार्गों पर दबाव बनाया। ये समस्याएं थी जिनके बारे में उन्हें पहले से पता था कि वे आने वाली हैं, और इसी तरह और इसी समय उन्होंने अपना फैसला लिया। अभी ओपेक छोड़ने का समय चुनना काफी समझदारी भरा है। जलडमरू मध्य अभी भी सीमित है, युद्ध तकनीकी रूप से अभी भी जारी है, कीमतें उतार चढ़ाव कर रही हैं और कोई भी यूएई को जिम्मेदार ठहराकर उसकी ओर उंगली नहीं उठाएगा। लेकिन इसमें जो वाकई दिलचस्प बात है वो ये है कि ये कोई ऐसा फैसला नहीं है जो आप मौजूदा हालात को देख कर ले, क्योंकि ये कोई अल्पकालिक फैसला नहीं है। असल में ये एक ऐसा फैसला है जो आप ये जानते हुए लेते हैं कि आपको लगता है कि 6 महीने या कुछ साल बाद हालात कैसे होंगे। इससे मेरा क्या मतलब है? यूएई का ओपेक छोड़ना एक दाव है, लेकिन ये सिर्फ एक नतीजे पर नहीं है, बल्कि इस पर है कि ईरान का हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण खत्म होगा, और यूएई ने उस नतीजे तक पहुंचने के 2 सबसे संभावित रास्तों को देखा है। निष्कर्षतः वो दोनों ही स्थितियों में अच्छी तरह से तैयार है। पहला रास्ता ये है कि ईरान की जलदमरू मध्य पर पकड़ ढह जाए, चाहे युद्ध के दबाव, आंतरिक पतन या शासन परिवर्तन से।
जैसे ही वो खतरा खत्म होता है, वाणिज्यिक शिपिंग फिर से शुरू हो जाती है। बीमा लागत सामान्य हो जाती है और हॉर्मुज गलियारा फिर से खुल जाता है। ऐसी स्थिति में यूएई बाजार में तुरंत तेल की बाढ़ लाने को तैयार है। ओपेक कोटा उन्हें नहीं रोक रहा और वे अर्थव्यवस्था को वैसे ही बढ़ने में मदद कर सकते हैं जैसी उम्मीद थी। दूसरा रास्ता बातचीत से होने वाला समझौता है। लेकिन तब भी अगर इस्लामी गणराज्य बच जाती है, तो दुनिया ने ये समझना शुरू कर दिया है, पृथ्वी पर हर बड़े ऊर्जा उपभोक्ता ने ये कड़वा सबक सीखा है कि वैश्विक तेल आपूर्ति का 20% एक दुश्मन शक्ति द्वारा नियंत्रित सकरे समुद्री मार्ग से होकर गुजरना वाकई में बहुत बेवकूफ़ी भरा विचार है। यूरोप, एशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये सभी विकल्पों की तलाश कर रहे हैं और पहले से ही उन विकल्पों को विकसित कर रहे हैं। वे ऐसे आपूर्ति स्रोत तैयार करने जा रहे हैं जो ईरानी सद्भावना पर निर्भर नहीं होंगे। यूएई, जिसकी टर्मिनल जलडमरू मध्य के बाहर चालू है और उत्पादन क्षमता बढ़ाने को तैयार है, वे भी विकल्प तलाश रहे हैं। वे मानते हैं कि ये करना जरूरी है और वे इसका उपयोग भी कर सकेंगे। ओपेक छोड़ने की उनकी चाहत दिखाती है कि वे मानते हैं नया युग आ रहा है और वे उसे तय करना चाहते हैं। ये और भी महत्वपूर्ण है कि ये सिर्फ एक आर्थिक फैसला नहीं बल्कि एक भू राजनीतिक घोषणा भी है। यूएई की घोषणाओं को समझने के लिए पिछले 6 वर्षों के उनके फैसलों की श्रृंखला देखें, क्योंकि हर फैसला पिछले पर आधारित है और सभी एक दिशा में इशारा करते हैं। 2020 में यूएई ने इजराइल के साथ अब्राहम समझौते यानी सामान्यीकरण समझौते पर हस्ताक्षर किए। वे ऐसा करने वाले पहले खाड़ी देश थे और ये इसलिए नहीं था कि अमेरिका ने उन पर जबरदस्ती की, बल्कि इसलिए कि उन्होंने रणनीतिक रूप से ये आकलन किया कि इजराइल के साथ संबंध उनके राष्ट्रीय हित में है। इजरायली तकनीक, खुफिया रक्षा प्रणालियों की पहुंच और वॉशिंगटन से सीधा संपर्क, जो किसी और अरब देश के पास नहीं था। उन्होंने इजराइल को दुश्मन नहीं बल्कि साझेदार माना और ये बात सार्वजनिक रूप से कही, चाहे उनके अरब पड़ोसियों को पसंद ना आई हो। जब ईरान ने उन पर बमबारी की तो यूएई पीछे नहीं हटा। उन्होंने ईरान से माफी नहीं मांगी, जैसा कि हम आमतौर पर देखते हैं, और ना ही उन्होंने रिश्ता फिर से बनाने की कोशिश की। वे अपने रुख पर और भी मजबूत हो गए। युद्ध शुरू होने के 3 महीने बाद जब पता चला कि इजराइल ने यूएई को रक्षा प्रणाली दी है, उन्होंने उस संगठन से बाहर निकल गए हैं जिसमें ईरान संस्थापक है, जो 1973 में इजराइल की जीत के बाद दुनिया को सजा देने के लिए इस्तेमाल किया गया था। एक संगठन जिसकी कोटा प्रणाली अर्थव्यवस्था सीमित कर रही थी और ईरान उनके निर्यात मार्ग बाधित कर रहा था, जबकि ईरान तो उनका सहयोगी होना चाहिए था। और अगर ओपेक सहयोग और तेल की कीमतों के लिए मिलकर काम नहीं कर रहा है, तो वहां रहने का क्या मतलब है? अब्राहम समझौते, ईरानी आक्रामकता पर प्रतिक्रिया और अब ओपेक से बाहर निकलना, ये अलग अलग फैसले नहीं हैं। ये वही फैसला है जिसे बार बार अलग रूपों में लिया गया है कि यूएई किस दिशा में बढ़ना चाहता है। अमेरिका, इजराइल, आर्थिक उदारीकरण भविष्य की ओर, और अरब एकता, इजराइल विरोधी गुट, ईरानी प्रभाव, ओपेक से दूर। लेकिन ये कहानी पूरी तरह सरल नहीं है। इसमें एक और जटिल पहलू है जिसे सिर्फ आशावादी नजरिए से नहीं समझा जा सकता। यूएई का ओपेक छोड़ना सिर्फ ईरान के प्रभाव क्षेत्र से अलग होना नहीं है, ये सऊदी अरब से भी एक स्पष्ट और जानबूझकर किया गया अलगाव है। इन दोनों देशों का दशकों पुराना रिश्ता, जो खाड़ी क्षेत्र की स्थिरता की नींव रहा है, अब असली दबाव में है, जिसके परिणाम महत्वपूर्ण हैं और अभी पूरी तरह अनुमानित नहीं। देखिए, यूएई द्वारा निकाला गया हर अतिरिक्त तेल का बैरल वैश्विक कीमत को थोड़ा नीचे धकेलता है और कम कीमत सीधे सऊदी अरब की बजट संतुलन की क्षमता को नुकसान पहुंचाती है। ओपेक छोड़कर और पूरी क्षमता से तेल निकालने का वादा करके यूएई संकेत दे रहा है कि आपकी बजट स्थिति और कठिन होगी, और ये सब तब हो रहा है जब सऊदी अरब पहले से ही आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहा है और वो खुद को कतर की सोच के ज्यादा करीब ला रहा है। अगर आप मेरी बात समझ रही हैं, यहाँ जो व्यापक रणनीतिक मतभेद है वो वाकई में असली है। यूएई लगातार कदम उठा रहा है, अब्राहम समझौते, वॉशिंगटन के साथ गहरे होते रिश्ते और अब ओपेक, ये सब एक ऐसी स्वतंत्र विदेश नीति को दर्शाते हैं जो अब पारंपरिक रूप से खाड़ी की विदेश नीति जिस तरह अरब देशों के जरिए चलती रही है, अब वैसा नहीं चलती। हमने इस मतभेद की रिपोर्ट महीनों पहले जेएनएस टीवी शो पर की थी। ये अभी कोई संकट नहीं है, लेकिन ये बढ़ता जा रहा है और ये सऊदी अरब द्वारा धीरे धीरे इस्लामवादी आंदोलनों से खुद को जोड़ने से एक बहुत बड़ा बदलाव है। अभी ये पूरी तरह संकट नहीं, लेकिन बढ़ रहा है, और ये एक और बड़ा कदम है जो किसी अरब देश ने इस्लामवादी आंदोलनों से दूर जाने के लिए उठाया है, जिनसे सऊदी अरब खुद धीरे धीरे जुड़ता जा रहा था। पश्चिमी दुनिया, खासकर अमेरिकी सरकारें, दशकों तक मानती रहीं कि मध्य पूर्व एक ऐसा समूह है जिसकी पहचान मुख्यतः इजराइल विरोध से है।
अरब देशों के लिए इजराइल से संबंध बनाने की कीमत राजनीतिक अलगाव और क्षेत्रीय बहिष्कार थी। इस सोच के चलते अमेरिकी नीति ने इजराइल से जमीन, बस्तियों और बातचीत में रियायतें मांगी ताकि अरब समर्थन मिल सके, मानो वो कोई एक जगह से खरीदी जा सकने वाली चीज हो। यूएई ने दिखा दिया कि वो ढांचा पूरी तरह सही नहीं है। अरब दुनिया एक जैसी नहीं है। ये ऐसे संप्रभु देशों का समूह है जिनकी अर्थव्यवस्थाएं, नेता, राष्ट्रीय हित और भविष्य की दृष्टि अलग है। कुछ देश जो तरक्की कर रहे हैं, निवेश आकर्षित कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं। उन्होंने अपना भविष्य इस्लामी गणराज्य से ज्यादा इजराइल और अमेरिका के साथ साझेदारी में देखा है। अब्राहम समझौते इसका एक प्रमाण थे। ईरान युद्ध के दौरान यूएई का व्यवहार दूसरा था और ओपेक से बाहर निकलना तीसरा है। ये सबसे बुनियादी है क्योंकि ये आर्थिक हितों का मूल पुनर्संरेखण दर्शाता है, सिर्फ राजनयिक समझौता नहीं जिसे सरकारें बदल सकती हैं। अन्य अरब देश ऐसा करेंगे या नहीं कहना मुश्किल है क्योंकि क्षेत्रीय हालात बदलते रहते हैं और हर देश की स्थिति अलग है। यूएई दिखा रहा है कि एक रास्ता है जो काम करता है। देखिए, ऐसा दिखावा ना करें। यूएई और अमेरिका के पश्चिमी मूल्य अचानक अच्छे दोस्त नहीं बने हैं। वे सऊदी अरब को गिराने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। असल में ऐसा नहीं हो रहा। यूएई का ओपेक छोड़ना दिखाता है कि जब कोई अरब देश ये रास्ता चुनता है तो कैसा दिखता है। आर्थिक समृद्धि को विचारधारा की एकता से ऊपर रखना, भविष्य को अतीत से ऊपर रखना और साझी शिकायतों की बजाय साझा हितों पर आधारित गठबंधन बनाना। हम आधुनिक मध्य पूर्वी इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से एक के बीच में हैं। ईरान युद्ध, युद्ध विराम, परमाणु वार्ताएं, हॉर्मुज जलडमरू मध्य, ये सब एक साथ हो रहा है। और ऐसा महसूस हो सकता है कि ये क्षेत्र पूरी तरह से अनिश्चितता में है और किसी को नहीं पता कि इसका क्या परिणाम होगा। लेकिन जब मैं देखती हूँ कि यूएई ने इस हफ्ते क्या किया, एक ऐसा देश जिसे ईरान ने बमबारी की थी, जिसने उस समय इजराइल को अपना साझेदार चुना जब ये लोकप्रिय नहीं था, जिसने रेगिस्तान और महत्वाकांक्षा से दुनिया की सबसे गतिशील अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनाई, और जो हाल ही में 59 साल पुराने तेल कार्टेल से बाहर हुआ, जिसकी स्थापना कुछ हद तक इजराइल के अस्तित्व के अधिकार को सजा देने के लिए की गई थी। मैं एक ऐसे देश को देखती हूँ जिसे पता है उसे कहाँ जाना है। उसने पुराने सिस्टम को देखा और तय किया कि उसके पास इससे बेहतर कुछ है, और अब वो पूरे आर्थिक बल के साथ इस फैसले के पीछे है। तो मैं यहाँ किस बात पर आना चाहती हूँ। मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि क्या मध्य पूर्व में शांति संभव है। ईमानदार जवाब है कि किसी आदर्शवादी तरीके से नहीं। जब तक वहाँ इस्लामी कट्टरपंथी नियंत्रण में है तब तक नहीं। लेकिन अधिक शांतिपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं का एक विकल्प है। देश एक साथ आ सकते हैं और युद्ध को कम फायदेमंद बना सकते हैं। यूएई इसका एक उदाहरण हो सकता है। मैं ये बात सावधानी से कह रही हूँ क्योंकि अगर इसकी विचारधारा वास्तव में इस्लामवादी मान्यता में निहित है तो यह सिर्फ दिखावा है। लेकिन उन्होंने खुद को हमारे देशों से ज्यादा जोड़ा, ना कि इस्लामवादी पड़ोसियों से। वे लिख रहे हैं कि अरब देश निर्माण और साझेदारी से समृद्ध होते हैं, हथियार या बहिष्कार से नहीं। वे भविष्य का सामना करते हैं, अतीत में नहीं जीते। इस पर ध्यान देना जरूरी है और शायद आशावादी रहना भी ठीक है। अगर आपने हाल ही में खबरें देखी हैं तो ज्यादातर मध्य पूर्व से जुड़ी होंगी। ईरान युद्ध, यूएई, कतर आदि। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों है? इसका जवाब आसान है। मध्य पूर्व का रणनीतिक स्थान वास्तव में दुनिया में हो रही सभी अन्य भू राजनीतिक घटनाओं को जोड़ता है। ये सुर्खियां तेल और वित्त से जुड़ी हैं, लेकिन ये और भी बड़ी चीज को दर्शाती हैं। मध्य पूर्व का शांतिपूर्ण बनना केवल आदर्शवाद नहीं, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हमें ये और भी ज्यादा समझ में आ रहा है कि ये सही लोगों को ढूंढने, उन्हें सही प्रोत्साहन देने और एक ज्यादा स्थिर दुनिया बनाने की कोशिश करने के बारे में है। स्पष्ट है, इस्लामी आतंकी संगठनों के साथ ये संभव नहीं, लेकिन यूएई जैसे देशों में बदलाव आ सकता है। ये भविष्य का संकेत है कि आगे क्या हो सकता है। जब इजराइल खुद को सिर्फ यहूदी राष्ट्र के रूप में नहीं बल्कि एक आर्थिक गढ़, स्थिरता की जगह, एक ऐसा स्थान जहां व्यापार चलता है और अर्थव्यवस्था फल फूल सकती है के रूप में स्थापित करता है। मध्य पूर्व में जो कुछ भी होता है उसके आधार पर यह ऐसी चीज है जो फैल सकती है। मैं बिना वजह आशावादी नहीं हूँ, और फिर से मैं इस बात को लेकर जुनूनी नहीं हूँ कि हमें इस्लामवादी देशों पर भरोसा करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि ये सबसे समझदार रणनीति है। ध्यान देने योग्य है कि जब देशों को सही तरीके से प्रोत्साहित किया जाए और समाधान दिया जाए तो शायद कुछ बदल सकता है। मैं आयरा के हूँ और मैं आपको अगली बार मिलूंगी।